Welcome back, guys, to the Daily News Digest. I'm Saurabh with you. And extend a very warm welcome to all of you at Tehri 360 IAS. आज 3 मई है। आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें मेंस का जो टॉपिक है, पहला हमारा इंडिया ताइवान रिलेशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, दैट इज डीग्लेशिएशन, ग्लेशियाइजेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं, उनमें से जो लेटेस्ट पीएमआई डेटा निकल के हमारे सामने आया है, और दूसरा 5 आई अलायंस के ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू आवर क्लास। इंडो ताइवान relations. So these relations are absolutely critical in modern context. We are looking into Indo-Taiwanese relations from a very pragmatic point of view. Recently हम देख रहे हैं कैसे 24 फरवरी में माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हो रहा है। ताइवानीज जो सेमीकंडक्टर मेजर्स हैं, जैसे पीएसएमसी है, वो टाटा के साथ धुलेरा में प्लांट बना रहा है। ताइवान में अर्थक्वेक आता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्वीट करते हैं। सो पॉलिटिकल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, मिलिट्री विजिट्स हो रही हैं, all the Indian activities related to Chinese learning, Chinese arts, etc. It goes through Taiwan. So there is a lot of appetite inside Taiwan also for India's growth story. So ये जो relationship है, इसीलिए न्यूज में रहती है all the time. Plus Taiwan is also on the news all the time because it's a major flashpoint in South China Sea area. और यूक्रेन, रशिया, गाजा, इसराइल के बाद एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि इस डिकेड में चाइना विल इन्वेड ताइवान। So it this relationship, that's why, assumes a lot of importance. Now, ताइवान का पहले हम geographical location देखते हैं, where it is located. So this is the map of China. So this is Taiwan. This little island is Taiwan. You can see the PRC, People Republic of China, staring at this tiny island. So Taiwan was known as Formosa. It's an island located off the southeastern coast of China across the Taiwan Strait. It is located in the East China Sea to the northeast of Hong Kong, north of Philippines, south of Korea, and southwest west of Japan. जो इसका ऑफिशियल नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसकी खुद की गवर्नमेंट, मिलिट्री एंड इकोनॉमी है। सो जस्ट फॉर ए ब्रीफ हिस्ट्री, सिंस द एंड ऑफ द चाइनीज सिविल वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, तो चाइना में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का रोल है। शंकाई शेख, जिनको फेमस लीडर थे, जिनके बाद में वहां पे कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू होता है, और ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली दिस रिजल्ट्स इनटू ए सीरियस सिविल वॉर, जिसमें जो नेशनलिस्ट फैक्शन है वो उसको हार का सामना करना पड़ता है, एंड द इंटायर मूवमेंट सिंपली रीलोकेटेड टू ताइवान आइलैंड। और बाकी जो मेनलैंड चाइना है उसमें कम्युनिस्ट स्टार्टेड रूलिंग, तो इसीलिए चाइना का नाम, जो कम्युनिस्ट चाइना है, दैट इज पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये जो टसल है चाइना और ताइवान के बीच में, इसमें को बार बार दिखाई देता है कैसे ताइवानीज लीडर्स विल मॉक चाइना by simply saying कि they didn't were part of the second world war. It was the nationalist forces who were party to second world war. Remember, China as a country as a whole is a victor. It's a victor in second world war. So second world war में China was a victor along with US, UK, France, etc. सोवियत यूनियन, एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हमें देखने वाली बात है कि पीआरसी क्लेम करता है फाइटिंग अगेंस्ट जापानीज, फाइटिंग अगेंस्ट अदर एनिमीज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन बेसिकली ये नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी जिसने ये लड़ाई लड़ी थी। तो उस वक्त से, सिविल वॉर के टाइम से ही, 1949 के बाद से, ये जो रिलेशन है ये स्ट्रेन्ड है बिटवीन दोनों कंट्रीज के बीच में। और जो पीआरसी, जो मेनलैंड चाइना है, वो बात करता है रीयूनिफिकेशन की। द वर्ड दे यूज इज रीयूनिफिकेशन। तो जर्मनी में अगर 1989 1990 में अगर बर्लिन वॉल गिर सकती है, तो भाई यहाँ क्यों नहीं हो सकता? बोथ आर सेम पीपल, दे आर फ्रॉम द सेम सिविलाइजेशन, दे स्पीक द सेम लैंग्वेज। हालांकि चाइना में कम्युनिस्ट रूल है और ताइवान एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, दीज आर हाईली कंटेस्टेड एरिया बिटवीन चाइना, पीआरसी, एंड रेस्ट ऑफ द वेस्ट। Now, this island is situated close to China, so Taiwan serves as a natural buffer zone and strategic gateway to Pacific Ocean for China. इंटरसेक्शन भी लोकेटेड है मेजर सी रूट्स के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरी ऑयल की ट्रेड है और भी जो मेजर ट्रेड होता है, ये इसी एरिया से निकलता है। जो ताइवान की उसकी जो लोकेशन है जियो स्ट्रेटेजिक, उसको और इम्पोर्टेंट बनाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है
ताइवान के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में। मोर देन 90% ऑफ द सेमीकंडक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान। सो सेमीकंडक्टर हब आप ताइवान को दुनिया का कह सकते हो। इट्स अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ हाईटेक प्रोडक्ट लाइक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। क्लोजली इंटीग्रेटेड है ये इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन। So Taiwan is a success story economically, like South Korea, like Hong Kong, like Japan, or now like China. As such, any disruption to Taiwan's economy could ripple effect throughout the global supply chain. तो ये जो रिलेशनशिप है ताइवान की यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो भी इसको इंटरेस्टिंग बना देता है। हम जानते हैं 1970s में जब प्रेसिडेंट निक्सन विजिटेड चाइना, पिंग पोंग डिप्लोमेसी की शुरुआत होती है और एक अलायंस बनता है बिटवीन यूएस एंड चाइना अगेंस्ट सोवियत यूनियन। लेकिन उस वक्त भी अमेरिका ने अपना सपोर्ट जो है डेमोक्रेटिक ताइवान को छोड़ा नहीं। 1970s में, लेट 70s में उन्होंने कांग्रेस ने, अमेरिकन कांग्रेस ने एक्ट पास किया बेसिकली, जो ताइवान के डिफेंस को गारंटी करता है इन ए वे। हालांकि उन्होंने वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार किया था उस वक्त। वन चाइना पॉलिसी क्या है? जो पीआरसी है हमारा, ये जो गवर्नमेंट है मेनलैंड चाइना की, वो इंसिस्ट करती है कि दे आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चाइनीज पीपल। सो अगर आप चाइना के साथ रिलेशन चाहते हैं, पीआर मेनलैंड चाइना के साथ, तो आप ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रख सकते, एंड वाइस वर्सा। इसीलिए 1970s में ये जो परमानेंट सीट थी चाइना की, पहले वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के पास थी, बाद में वो चाइना के पास, पीआरसी के पास चली गई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिया ऑल्सो फॉलोज द वन चाइना प्रिंसिपल। हाउएवर दे हैव, ताइवान हैव रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू, जिसे अगर हिंदी में हम कहें तो उसको जुगाड़ कह सकते हैं, बट कल्चरल सेंटर्स होते हैं, उनकी एम्बेसीज को एम्बेसी नहीं कहा जाता बिकॉज ऑफ द वन चाइना प्रिंसिपल। इंडिया ताइवान रिलेशन की बात करें तो हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं और हमारा कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, लेकिन एम्बेसी इज लोकेटेड है, जैसे तेपई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया, ये ताइवान की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, ऐसे ही हमारा एक वहां पे सेंटर होगा। Bilateral relations have improved since 1990s, despite both nations not maintaining official diplomatic relations. Commercial ties have increased significantly. Total investment की अगर हम बात करें सन 2000 के बाद से 2022-23 तक, तो it is around $1 billion. Trade is less than $10 billion every year, but it is of great significance क्योंकि ताइवान भी डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी सप्लाई चेन्स को। तो वी आर टारगेटिंग कि सेमीकंडक्टर इंडिया में बनाए जाए, उसमें ताइवानीज कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान इज सिंपली वे वे अहेड कंपेयर टू इंडिया। कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं, बॉलीवुड फिल्म्स, योगा, इंडियन फूड, इंडियन डांस इज वेरी पॉपुलर अक्रॉस ताइवान। ट्रेड की बात करें, मैंने आपको बताया 7.5 बिलियन है यहाँ पे 2022 में ये ट्रेड। इट वाज अराउंड 8.5 बिलियन, सो लेस देन 10 बिलियन। एंड द ऑफिस आई हैव टोल्ड यू दैट इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर जो इंडिया में है, ये एम्बेसी है, डिफैक्टो एम्बेसी है। अगर वॉर हो जाती है चाइना और ताइवान के बीच में, ये हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस का इशू है। अगर वॉर हो जाती है तो इसके क्या इंप्लीकेशन इंडिया के लिए होंगे, दैट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल बिकॉज चाइनीज आर प्रिपेयरिंग फॉर इन्वेजन ऑफ ताइवान। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या सिचुएशन होगी, इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर क्या सिचुएशन होगी। ऑलरेडी स्ट्रेंड है, हमने देखा लद्दाख में क्या चल रहा है। सीपैक पाकिस्तान ने हमारी टेरिटरी में लॉन्च किया, दलाई लामा इंडिया में है। सो ये जो प्रॉब्लम है बिटवीन इंडिया चाइना, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है, दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इंडिया चाइना के बीच में है, इसका क्या होगा। तो चाइनीज ऑलरेडी डोंट बेसिकली डिस्प्यूट इंडियन सोवरेनिटी और अरुणाचल प्रदेश ओवर जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली वी आर आल्सो पेइंग देम बैक इन द सेम वे। सन 2010 के बाद से इंडिया ने जॉइंट कम्युनिके जो इशू होता है जब लीडर्स मीट करते हैं, उसमें वन चाइना प्रिंसिपल को एंडोर्स करना बंद कर दिया है। सो इम्पैक्ट इसका नेगेटिव होगा अगर वॉर होती है। सो वी विल बी फोर्स टू टेक साइड्स बिकॉज अमेरिकन आर वेरी सीरियस अबाउट इट, एंड क्वाड का मिलिटराइजेशन की भी बात इसीलिए की जाती है कि क्वाड पार्टनर्स क्या डिफेंड करेंगे ताइवान को अगेंस्ट चाइनीज अटैक्स। इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होंगे, अगर लड़ाई हो जाती है तो हमारी इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा, ऑयल प्राइसेस पे बहुत असर पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स आर द बैकबोन ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस भी होंगे, अगर साउथ चाइना सी में ताइवान अगर डिफीट हो जाता है, द चाइनीज पीआरसी टेक ओवर ताइवान, तो उस सिचुएशन में दे विल बी फ्री टू गो टू पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। तो अभी जो कंटेनमेंट है चाइना का
जो इंसर्कलमेंट है, जो अमेरिकन नेवी ने साउथ कोरिया में बेस बनाए हैं, जापान में बेस बनाए हैं, फिलीपींस में बेस बनाए हैं, गुआम में उनका खुद का बेस है, तो ये सब कुछ टूट जाएगा, जिसका काफी नेगेटिव इम्प्लीकेशन हमारे लिए होगा। ताइवान इंडिया रिलेशंस में भी असर पड़ेगा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, ऑब्वियसली इट विल बी इम्पैक्टेड। However, India's adherence to one China policy has limited the scope for bilateral engagement. लेकिन अब इंडियन लीडर्स के अंदर less and less hesitation है while talking about Taiwan. So, External Affairs Minister S. Jaishankar साहब talks about Taiwan in the context of India's growth story. इसके अलावा मोदी साहब ने ट्वीट किया जब अर्थक्वेक आया रिसेंटली फ्यू वीक्स बैक इन ताइवान के अंदर, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, रिजिलियंट पीपल ऑफ ताइवान, रिजिलियंट पीपल ऑफ ताइवान। सो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिप्लोमेसी। तो रिजिलियंस की उन्होंने बात की, ताइवानीज आर वेरी रिजिलियंट एंड दे विल नॉट bow down to the pressure and the bullying tactics of the communist China. डिप्लोमेटिक implications भी होंगे, इसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो हम वैसे ही ट्राई कर रहे हैं कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जो क्वाड हमने बनाया है उसमें हमारा और हम मजबूती से आगे आए। सो अगर इन्वेजन हो जाता है तो भाई it will be open test for the Quad and for the allies of Taiwan, particularly United States of America. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, what will be our role is very significant. तो एक तरीके से इंडो ताइवान रिलेशन को अगर हम देखें, सो इट हैज कैरी ग्रेट पोटेंशियल, इट्स अ चैलेंज टू चाइना एज वेल, द मेनलैंड चाइना, दैट वी आल्सो हैव ऑप्शंस, प्लस हमारी ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जब तक आपके पास नहीं होंगी, मैन्युफैक्चरिंग आपकी आगे नहीं जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग आगे नहीं जाएगी तो जॉब्स नहीं होंगे और जीडीपी ग्रोथ जो है दैट विल बी लिमिटेड और स्टैग्नेटेड। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। This is the topic. Now, the second topic is deglaciation, causes and consequences. So, deglaciation के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिमालयन माउंटेन से रिलेटेड इसरो पिछले एक वीक में बहुत मल्टीपल रिपोर्ट्स आई हैं। तो हम बात कर रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स की, जिनको थर्ड पोल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ग्लेशियर स्नो कवर है, वेरी सेंसिटिव टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उनके सोसाइटल इम्पैक्ट काफी ज्यादा उनका इफेक्ट होता है। इसरो कैसा कह रहा है, इसरो ये भी कह रहा है कि 27% ऑफ हिमालयस ग्लेशियल लेक्स significantly expanded since 1984, while 130 of these lakes being in India. तो ग्लेशियर लेक्स के बारे में वो रिपोर्ट कर रहा है, इसका डीग्लेसिफिकेशन से साइजेशन से क्या रिलेशन है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो बॉडीज ऑफ वाटर्स हैं, बेसिकली जो लेक्स हैं, दे आर देयर बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स and they play a very crucial role as fresh water sources, लेकिन काफी सिग्निफिकेंट रिस्क भी ये लेक्स कैरी करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स, और इसका काफी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है डाउन स्ट्रीम। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली ग्लेशियल लेक्स की। क्यों बनी है वो लेक? क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और मेल्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डीग्लेशिएशन हो रहा है। तो ग्लेशियर्स होते क्या है? दीज आर ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस दैट मूव वेरी स्लोली, सेंचुरीज ओवर, काफी समय लग जाता है इनको बनने में। तो जो स्नो है वो कंप्रेस्ड होके वहां पे है। दे आर मोस्टली फाउंड इन पोलर रीजन्स और जनरली mountain regions close to equator such as Andes and in Himalayas as well, third pole. They hold around 2% of the Earth's water or can take thousands of years to form, with their size changing over time. Example के तौर पे Siachen glacier है. So this is one of the most significant glaciers, Himalayan glaciers, जो काफी ज्यादा न्यूज में भी होता है। Glaciers cover 10% of the Earth's surface, लेकिन 70% दुनिया का जो फ्रेश वाटर है, इंक्लूडिंग आइस कैप, वो आपको यहाँ मिलेगी। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारी वाटर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा ग्लोबल इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनका डीग्लेसिएशन हो रहा है। दिस इज अ प्रोसेस, बेसिकली इसमें हम कहते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं और जो आइस शीट्स हैं, उनका साइज जो है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज अपॉन अस। सो कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, हमारा ऑलरेडी जो एवरेज ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो 1.11 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चढ़ा गया है। सो इसके जो सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमें हर जगह इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स के तौर पे देखने को मिलते हैं। फ्लड्स हो रही हैं, ड्राउट्स हो रही हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट फायर हो रहा है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग रैपिडली, इनकी इंटेंसिटी, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका जो ड्यूरेशन है काफी तेजी से बढ़ा है। स्नोफॉल भी काफी कम हुआ है, इरेटिक मानसून्स हैं, पैटर्न्स आर शिफ्टिंग, मेल्टिंग काफी तेजी से हो रही है, ब्रेकिंग ऑफ हो रहा है,
जो आइसबर्ग्स हैं, और फ्रॉम ग्लेशियर फंक्शन टू द ओशन। तो जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, पहले ब्रेकेज होता है, पहले मेल्टिंग होती है, फिर लास्ट में ब्रेकेज होता है ग्लेशियर्स के अंदर। तो ये जो डीग्लेशिएशन है इस बहुत ही डेडली एक प्रोसेस है। Now, what is the causes of the deglaciation? So, global warming, it is pretty much carbon dioxide, methane, जो CO2, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी वजह से, जिनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेज के तौर पे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, फॉसिल फ्यूल यूज, इनके कारण ये गैसेज रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में और कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो देयर, सो इट कंट्रीब्यूट्स ग्लोबल वार्मिंग बाय रिलीजिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जब आप अर्बनाइजेशन के लिए, जब आप माइनिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं, तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जो कि ट्रीज ने तब तक अब्जॉर्व करके रखी हुई थी। इसके अलावा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से ही इन द माइंडलेस परस्यूट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मास प्रोडक्शन, मास कंजप्शन ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस बढ़े हैं और मेल्टिंग शुरू हुई है। नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, यस, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, एल नीनो इवेंट्स हैं, ओशनिक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स भी हैं, वो भी बात सही है, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी डीग्लेशिएशन हो रहा है। अल्बीडो इफेक्ट इज ऑल्सो देयर। व्हाट इज अल्बीडो इफेक्ट? ये प्रीलिम्स कंटेंट है। बेसिकली द मेजर ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस इन द केस ऑफ द ग्लेशियर्स, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है। सो हाउ मच लाइट यू आर सिंपली रिसीविंग एंड हाउ मच यू आर रिफ्लेक्टिंग बैक। तो ग्लेशियर से पूरा स्नो कैप्ड होता है, तो मोस्टली जो ये इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, दे रिफ्लेक्टेड बैक, अल्बीडो इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे भी ब्लैक कार्बन की वजह से और जो पोल्यूशन है एयर में उसकी वजह से भी ग्लेशियर्स आर सिंपली अब्सॉर्बिंग मोर एंड मोर हीट, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहे हैं जितना पहले करते थे, और इसी वजह से भी मेल्टिंग हो रही है। तो आइस कवर जो है काफी तेजी से कम हो रहा है, बिकॉज दे आर अब्सॉर्बिंग मोर सनलाइट। इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? अगर होता है डिग्लेशिएशन तो सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ जाएगा ग्लेशियर्स में। ऑलरेडी सी लेवल बढ़ रहा है, बहुत सारी कंट्रीज जैसे मालदीव्स हैं, दे आर अंडर थ्रेट कि भाई सबमर्ज्ड हो जाएंगे आने वाली सेंचुरी में। तो कोस्टल इरोजन भी होगा, स्टॉर्म सर्जेस भी होंगे, वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, दैट इज प्रीटी मच देयर। मेल्टिंग ऑफ आइस एलिमिनेट्स द कूलिंग इफेक्ट दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड। तो डार्केस्ट जो डार्कर पैचेस हैं ओशन में, दे विल इमर्ज, वार्मर एयर टेम्परेचर होगा, और इसकी वजह से नॉर्मल पैटर्न ओशन सर्कुलेशन का डिस्टर्ब हो जाएगा। पोलर वर्टेक्स इज आल्सो देयर। हम बात करते हैं पोलर वर्टेक्स की इन द कंटेक्स्ट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा दीज डेज, हाउ सीवियर दिस इशू इज फॉर देम। तो जेट स्ट्रीम वगैरह, दैट इज कॉज्ड बाय वार्मिंग एयर, ओशन टेम्परेचर इन द आर्कटिक एंड द ट्रॉपिक्स। तो ये सीरियस एक इशू वहां भी बन रहा है। वाइल्ड लाइफ के लिए भी मेल्टिंग ग्लेशियर्स होंगे आर्कटिक में, दैट कॉज वाइल्ड लाइफ सच एज वॉलरूसेस टू लूज देयर होम्स। सो जो स्पेसीज हैं जो अडॉप्टेड है इन एरियाज में, दे विल मूव, दे विल माइग्रेट एंड इट विल बी डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन। पोलर बियर्स है जैसे ग्लेशियर्स के अंदर, तो उनके लिए भी उनकी जो पॉपुलेशन है उसको भी काफी इससे नुकसान होगा। ओशन करंट्स के ऊपर इसका बहुत असर पड़ेगा। रैपिड ग्लेशियर मेल्ट जो होगा in Antarctica and Greenland, it influences ocean currents and slows them down. So massive amount of very cold glacial melt water enter warmer ocean waters. ग्लेशियर हजार्ड्स होंगे, जैसे हमने बात की ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स की। तो ये होता क्या है, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर, और यहाँ पे ये जो लेक है ये आर्टिफिशियल एक तरीके से बन गई है। नाउ व्हाट विल हैपन, ग्रेविटी विल होल्ड इट एज लॉन्ग एज इट कैन, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रेविटी विल नॉट होल्ड इट। जो नेचुरल फिनोमेना, जो नेचुरल स्ट्रक्चर इसको होल्ड किए हुए हैं, दे विल ब्रेक आउट, और पूरा ये जो आप देख रहे हो जो लेक आर्टिफिशियल बनी है ये इम्प्टी आउट हो जाएगी। जब ये इम्प्टी आउट होगी तो डाउनस्ट्रीम जो सोसाइटीज रह रही हैं, लोग रह रहे हैं, दे विल सीवियसली सफर बिकॉज ऑफ दिस। तो हिमालयन रीजन में हमने देखा है, सिक्किम में हमने देखा है लास्ट ईयर। थ्रेट टू कोरल रीफ्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर और राइजिंग सी लेवल जो होंगे कोरल रीफ्स को प्रिवेंट करेंगे। अब नाउ कोरल रीफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस इकोसिस्टम, मैरीटाइम इकोसिस्टम, और कोरल रीफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी अदर स्पीसीज एज वेल। तो दे आर, उनकी कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल वो शैलो वाटर्स में डेवलप होते हैं, बहुत डेप्थ उनको वाटर की अगर होगी तो वो डेवलप नहीं होंगे। तो अगर सी लेवल राइज होगा तो उनके सर्वाइवल के लिए भी इससे खतरा हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो दीज आर बेसिकली द इफेक्ट्स ऑफ द डिग्लेशिएशन। नाउ कैसे इसको मिटिगेट करें और अडॉप्ट करें? तो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या है? रूट कॉजेज जो है ग्लेशियल मेल्टिंग के, उनको एड्रेस करना, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर एग्जांपल एनर्जी इफिशिएंसी, ये दोनों आप देखिए ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस्ड है कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा हम कार्बन फ्री
ट्रांसपोर्टेशन की तरफ हम निकल के जाएं। एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस रखें। फॉरेस्ट प्रोडक्शन, रिफॉरेस्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी फॉरेन जो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की, वो भी आप बात कहती है 30% से ऊपर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। सो फॉरेस्ट आर ए ग्रेट सोर्स और बेसिकली ग्रेट डिपोजिटरी ऑफ कार्बन। तो जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा कार्बन स्टोर होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन कैप्चर स्टोरेज के लिए टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर एक्सपेंसिव हाउएवर बट स्टिल डूएबल। इन द फ्यूचर दे विल बी फार मोर डिप्लॉयड। तो कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करें और उसको स्टोर करें? इंटरनेशनल क्लाइमेटिक जो एग्रीमेंट्स हैं, जैसे पेरिस अकॉर्ड है, इसमें जो नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन है एनडीसी, इनको जुडिशियली और ऑनेस्टली इंप्लीमेंट करें डिफरेंट कंट्रीज। तो ये इस तरह से आप मिटिगेट करते हो, जो रूट कॉजेज है उनको एड्रेस करते हो। बाकी अडॉप्टेशन भी है, अगर भाई सिचुएशन जैसी डेवलप हो रही है तो फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल, पर्टिकुलरली फॉर द डाउन स्ट्रीम सोसाइटीज। उनको अलर्ट होना चाहिए कम्युनिटीज को, अगर ऐसा बस्ट होता है कहीं भी, लैंडस्लाइड हो रही है, अदर हजार्ड्स हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लेशियर मेल्ट वाटर से बहुत फर्क पड़ेगा, फ्लड्स होंगे, सी लेवल राइज होगा। तो जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं सिटीज में, उनको उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। इकोसिस्टम प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन करना होगा। बेसिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इकोसिस्टम, लाइक फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई, इनको प्रोटेक्ट करना होगा, रिस्टोर करना होगा, ताकि इसको हम अडॉप्ट कर सके, डैमेज कम। कम्युनिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑब्वियसली इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अडॉप्टेशन स्ट्रेटजीज इन मेनी strategies when they deal with natural disasters। तो ये बहुत ही important हो जाता है। So this is basically for GS paper 3 environment, Indo-Taiwan relation was for GS paper 2 international relations। इसके ऊपर नजर बनाए रखें। जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, और ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती है पीरियडिकली, दे विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर यू टू साइट डेटा। नाउ द प्रीलिम्स न्यूज, फाइव आइज अलायंस न्यूज में है, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी पब्लिश हुई है हिंदुस्तान टाइम्स में। शिशिर गुप्ता जो एक करस्पॉन्डेंट है, उन्होंने पब्लिश की है। तो शिशिर गुप्ता इज नोन फॉर द राइट हैंड गाय ऑफ द इंडियन इंटेलिजेंस अपार्टस। तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो वॉशिंगटन पोस्ट में अभी न्यूज रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बात कही गई कि इंडियन RAW रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंसी है इंटेलिजेंस की, they were planning hit jobs on many खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट। और इंग्लैंड में उनको वार्न किया गया 2015 में बाय MI6, जो अमेरिका इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया से इनको वाइप आउट किया गया, जो इंटेलिजेंस अपार्टस RAW सेट कर रहा था। इसके अलावा जर्मनी की बात की गई। फिर मोस्टली जो फाइव आई अलायंस है, कनाडा जिसमें आता है, तो ये अलायंस जो है एंग्लोस्फेयर का कोर अलायंस है। मैंने आपको कहा था वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, दे आर लाइक ए जॉइंट फैमिली, जिनका एक चौधरी है, मुखिया है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसमें भी कुछ कोर ऑफ द कोर फैमिली है जिसमें हम बात करेंगे। तो पहला इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरा यूके है, तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया है, चौथा कनाडा है, और पांचवा इसमें हमारा न्यूजीलैंड है। तो हु आर दीज पीपल? दे शेयर ऑलमोस्ट सेम एंसेस्ट्री। तो यूके इज द मदर कंट्री जहां से कोलोनाइजेशन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का और न्यूजीलैंड का। तो उनकी एक हिस्ट्री, एक कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, एंग्लो सेक्शन, इसलिए इनको कहा जाता है। नाउ फाइव आई अलायंस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, क्योंकि जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है विद इन दिस अलायंस इज सिंपली एट द अनइमेजिन्ड लेवल्स। इसीलिए जो ऑकस भी लॉन्च हुआ हमने देखा, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएंगी अमेरिका और यूके के द्वारा फॉर ऑस्ट्रेलिया। नो अदर कंट्री जनरली शेयर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सबमरीन टेक्नोलॉजी एटलीस्ट। अब एंग्लोस्फेयर के साथ इंडिया का ये एक कन्फ्रंटेशन का जो एलिमेंट है वो हमें दिखाई दे रहा है। दे आर टारगेटिंग इंडियन इंटेलिजेंस अपार्टस, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स भी हैं। अभी जो फाइव आई अलायंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी है, बिकॉज इनका इंटरफेरेंस तो होता ही है इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम फॉर कीपिंग एन आई ऑन आर एनिमीज लाइक चाइना, उनके साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ फार दिस बैलेंस विल बी मेंटेन, जहां अपनी नेशनल सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखें, साथ ही साथ कोऑपरेशन की जो स्पिरिट है बिटवीन विथ आवर पार्टनर्स लाइक यूएस और यूके, उसको हम आगे लेके जाएं, दैट विल बी ए थिंग टू वॉच। लेकिन ये पुश बैक एक तरीके से आया है, जो एसटी की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो फाइव अलायंस के ऊपर नजर बनाए रखिए।
दूसरा जो टॉपिक है वो अप्रैल का पीएमआई डेटा है। अगेन अप्रैल पीएमआई सिग्नल सेकंड बेस्ट गेन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन 42 मंथ्स कंपेयर टू मार्च। थोड़ा डिक्लाइन हुआ है मार्च में। ये जो था हमारा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग का, वो 58.8 था। अभी अप्रैल का, मार्च का 59.1 था, जो कि 16 ईयर हाई था। तो मैन्युफैक्चरिंग में मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं। अब ये कहा जा रहा है कि हायर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, लेबर है, जिसकी वजह से मॉडेस्ट अपटिक है इनपुट कॉस्ट में, बट इन्फ्लेशन रिमेन्स बिलो द हिस्टोरिकल एवरेज। जो फर्म्स हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग मोर ऑर्डर्स, दे आर सिंपली शोइंग मोर कॉन्फिडेंस। तो जो आत्मनिर्भर भारत का एजेंडा है, जो मेक इन इंडिया का जो विजन है गवर्नमेंट का, दैट सिंपली गेट्स ए शॉर्ट जब इस तरह की न्यूज आइटम पब्लिश होते हैं। और पीएमआई का जो डेटा है, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली कॉन्फिडेंस जज किया जा रहा है। जो भी डेटा सेट है, जिन लोगों से बातें की जा रही है, वो आपको बता रहे हैं। और दुनिया भर में हम बात कर रहे हैं रिसेशन की, माइल्ड रिसेशन की, हार्ड रिसेशन की, एक तरीके से स्टैगफ्लेशन की बात हो रही है कि कुछ कंट्रीज जैसे अमेरिका है भाई, वहाँ पे हो सकता है स्टैगफ्लेशन आ जाए। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। तो स्टैग्नेशन मतलब जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। सो इंडिया, द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द G20, एक तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें लार्जेस्ट इकोनॉमी, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके सामने आया है। सो हाउ फार वी कैन मेंटेन दिस 7.5% ग्रोथ इज ए क्वेश्चन। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो न्यूज है, दैट अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन दिस context. Anything related to manufacturing अगर वो पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज ए होल। तो जो भी डेटा सेट है, जीएसटी का कलेक्शन हो, चाहे पीएमआई का डेटा हो, चाहे पावर डिमांड की हम बात करें, हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को काफी हिट हुआ है, उसकी वजह एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, दे आर फार मोर देयर। बट इंडिया में डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक तरीके से वो स्वीट स्पॉट में आप उसे कह सकते हैं। दैट्स ऑल टुडेज क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड इट। Join me on my Telegram channel. Thank you for giving me your time.